नमस्कार साथियों, आप सभी का एक यूनिक परिवार पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। उसी लिए टीजीटी के 2011 के प्रश्न पत्र को आज हल करेंगे। चलिए देखते हैं उसके पहले क्वेश्चन को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, पशुओं में एटेविज्म किस से संबंधित है? ए, गुणों का खराब होना, बी, गुणों की पुनर्वृत्त होना, सी, गुणों का समाप्त होना, डी, इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर है बी, गुणों की पुनरावृत्त होना। तो साथियों, अब इसके बारे में जानते हैं। जीवों में कभी कभी अकस्मात कोई ऐसा लक्षण विकसित हो जाता है जो वर्तमान जातीय लक्षण न होकर निम्न वर्गीय पूर्वज जाति का होता है और फिर अचानक किसी जीव में उभर आता है। इसे गुणों का पुनर्वृत्त होना कहलाता है। ठीक है साथियों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण है? ए, कुपोषण, बी, छूत की बीमारी, सी, जहर पीने से, डी, आनुवंशिकता। तो साथियों, इसका सही आंसर है डी, आनुवंशिकता। पशुओं में जन्मजात पैदाइशी कमियों का कारण आनुवंशिकता होता है। आनुवंशिकता में माता पिता के गुणसूत्रों से उनमें उपस्थित विकार कमियां नवजात बच्चों में आ जाती है, जिससे शिशुओं में भी यह विकार उत्पन्न हो जाती है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? ए, जस्ता, बी, लोहा, सी, तांबा, डी, कैल्शियम। तो साथियों, इसका सही आंसर है डी, कैल्शियम। आइए इसके बारे में जानते हैं। पशुओं में दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। यह अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। इसमें शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के 25% घोल का इंजेक्शन मिल्क फीवर तथा रिंटस की बीमारी में दिया जाता है। यह दवाई बाजार में मिप्स के नाम से मिलती है। ठीक है साथियों, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो साथियों, इसका आंसर ए, सर्दी, बी, गर्मी, सी, बरसात और डी, बसंत है। तो साथियों, इसका सही आंसर है सी, बरसात। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है। भारत में यह ऐसा वन विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में सामान्यतः फैलता है। पशुओं के खुर, मुंह व थनों तथा ऐन पर इसके लक्षण उभरते हैं। दुधारू पशु में दूध की मात्रा घट जाती है। पशु दुर्बल हो जाता है। इसके बचाने के लिए पशुओं को खुरपका, मुंहपका वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए। ठीक है साथियों, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? ऑप्शन ए, सुअर, बी, गाय, सी, भेड़, डी, मुर्गी। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर है रानीखेत बीमारी मुर्गी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही है। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। रानीखेत एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक मुर्गी रोग है। इस रोग के विषाणु पैरामाइक्सो को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड, भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इस रोग का प्रकोप प्रथम से तृतीय सप्ताह तक ज़्यादा फैलता है। F1 लाइव लसोटा आरबी स्ट्रेन रानीखेत के वैक्सीन हैं। ठीक है साथियों, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। मृदा का अस्थायी गुण कौन सा है? ए, उर्वरता स्तर, बी, पीएच का मान, सी, गठन, डी, संरचना। तो साथियों, इसका सही आंसर है सी, गठन। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। मृदा का अस्थायी गुण उसका गठन होना है। मृदा खनिज कण विभिन्न आकार के होते हैं।
ये विभिन्न प्रकार के कण, बालू, सिल्ट तथा क्ले के होते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है साथियों, आप देखते हैं 7वां क्वेश्चन। कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? तो साथियों ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, बी एस्टिक अम्ल, सी पायरोगोलिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। तो साथियों इसका सही आंसर है सी पायरोगोलिक अम्ल। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। पायरोगोलिक अम्ल जलीय पौधे मायरियोफाइलम स्पेक्ट्रम से प्राप्त किया जाता है, जो हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करके रंगहीन विलय से भूरे रंग के विलय में बदल जाता है। ठीक है साथियों, इसी तरीके अब 8वां क्वेश्चन। मसूर मसूर में 0.70% पाया जाता है साथियों। खेसारी में 0.54% नाइट्रोजन पाया जाता है। मूंग में 0.53% नाइट्रोजन पाया जाता है और सैंजी में 0.51% नाइट्रोजन पाया जाता है। आइए साथियों अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी है? साथियों इसका मतलब है कि वर्तमान में भारत में मशीनों के द्वारा सबसे अधिक किस फसल की खेती किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए गन्ना, बी धान, सी मक्का, डी गेहूँ। तो साथियों इसका सही आंसर है डी गेहूँ। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल गेहूँ है। ठीक है साथियों, यांत्रिकी खेती से तात्पर्य भूमि पर मशीनों के ज़्यादा इस्तेमाल के फसल उत्पादन करना। गन्ना उत्पादन में कृषि यंत्रों का योगदान अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक है। साथियों अब 11वें नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन की। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो साथियों इसका ए है डॉक्टर जी.एच. सल, बी डॉक्टर लाल और सी है साथियों मायोर्स और डी है मेयर। तो साथियों चलिए इसका सही आंसर जानते हैं मायोर्स। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में वर्षा के जल को एकत्रित करके फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई के लिए उपयोग में लाने को वाटर हार्वेस्टिंग की संज्ञा दी जाती है। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल मायोर्स ने किया था। ठीक है साथियों, अब देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है? तो साथियों ए छड़ प्रकार, बी हथौड़ा मिल प्रकार और सी खूंटी प्रकार, डी इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा सही है। साथियों इसका सही आंसर है सी खूंटी प्रकार। ठीक है साथियों, अब देखते हैं। धान की मड़ाई करने के लिए जापानी पैडी थ्रेसर बहुत उपयोगी यंत्र है। इस थ्रेसर की सहायता से धान की मड़ाई करने के लिए जापानी पैडी थ्रेसर बहुत उपयोगी यंत्र है। इस थ्रेसर की सहायता से धान की मड़ाई अधिक शीघ्रता एवं सुगमता से होता है। इस मशीन में एक बड़ा बेलनाकार भाग होता है जो दांतेदार या खूंटी प्रकार होता है। इसमें एक व्यक्ति दिन भर में औसतन 2 कुंटल धान निकाल लेता है। ठीक है साथियों, हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो साथियों इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में ड्रिप सिंचाई के अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र है, जिसके 32 लाख हेक्टेयर भूमि में से 6 लाख हेक्टेयर 18% भूमि पर ड्रिप सिंचाई की जाती है। ड्रिप सिंचाई सर्वप्रथम इजराइल में अपनाया गया, जिसमें जल को पौधे के जड़ के पास बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर के द्वारा होता है? तो साथियों ए है टेंसियोमीटर, बी है थर्मामीटर, सी है पोटोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। तो साथियों इसका सही आंसर है ए टेंसियोमीटर। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। टेंसियोमीटर जो होता है भूमि की आर्द्रता नमी को मापता है।
फिर साथियों थर्मामीटर जो होता है वो तापमान मापने के लिए होता है। पोटोमीटर जो होता है साथियों पत्तेदार पौधे के तनों द्वारा अवशोषित जल की दर को मापता है। हाइग्रोमीटर जो होता है साथियों वायु में आर्द्रता की मात्रा को ज्ञात करता है। ठीक है साथियों, 15वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है बीज बुआई में, बी फसल कटाई में, सी फसल गहाई में, डी फसल कटाई में एवं गहाई में। तो साथियों इसका सही आंसर है बी फसल कटाई में। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। रीपर का प्रयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता है। कटाई के अन्य यंत्र जो हैं हसिया, दराती, मोवर। मड़ाई के यंत्र हैं आलपेट थ्रेसर, पावर थ्रेसर। बुआई के यंत्र हैं साथियों देसी हल, कल्टीवेटर, डिबलर, सीड ड्रिल, प्लांटर। ठीक है साथियों, इसी तरीके से अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो साथियों ऑप्शन ए है गैंग कोड, बी है घुमाव कोड, सी है डिस्क कोड, डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं। डिस्क हैरो या तवेदार हैरो एक द्वितीय भू परिष्करण की क्रियाओं को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्राय ट्रैक्टर चलित व बैल चलित दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें 40 सेंटीमीटर व्यास के तवेदार डिस्क एक चकोर गैंग बोल्ट पर पिरोई जाती है। तवों का कोण, गैंग कोण, घुमाव कोण व डिस्क कोण घटा बढ़ाकर यंत्र की गहराई नियंत्रित की जाती है। ठीक है साथियों, अब 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? तो साथियों जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल जो है वो है कौन सा? अब आइए इसके बारे में जानते हैं। ए आम, बी अमरूद, सी केला, डी नींबू। तो साथियों इसका सही आंसर है बी अमरूद। ऐसे फलों को जेली बनाने के लिए चुनना चाहिए जिसमें सुगंध, पैक्टीन एवं एसिड प्रचुर मात्रा में हो। वे फल हैं अमरूद, सेब, करौदा एवं रोलेज। साथियों अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है क्योंकि इसमें पैक्टीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो चलिए साथियों अब देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। कुकुरबिटेस की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है? तो साथियों ऑप्शन ए है 4 इंटू 6 सेंटीमीटर, बी है 10 इंटू 15 सेंटीमीटर और सी है 25 इंटू 35 सेंटीमीटर और डी है 40 इंटू 50 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, तो अब इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। साथियों इसका सही आंसर है बी 10 इंटू 50 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानते। बी कुकुरबिटेसी कुल के पौधों की पौध तैयार करने के लिए प्राय 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास और 15 से 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली पॉलीथीन बैग का उपयोग करते हैं जिसमें लगभग 3 किलोग्राम गोबर व मिट्टी के बराबर मिश्रण भरकर उसके बीज बोते हैं। यह विधि प्रायः अगेती किस्मों व बेमौसमी किस्मों को उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना है? तो साथियों इसका ऑप्शन ए है 1 से 2 केजी और बी है 2 से 3 केजी, सी है 4 से 5 केजी। तो साथियों इसका सही आंसर है बी 2 से 3 केजी। चलिए अब देखते हैं साहब इसके बारे में। 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 3 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है खरबूजे के लिए। साथियों इसकी दूरी जो है मैदानी क्षेत्रों में 1.5 इंटू 0.9 मीटर या 2.2 इंटू 0.6 मीटर होता है। नदियों के किनारे सर इसकी होती है 1.5 इंटू 1 मीटर। ठीक है साथियों, 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना है? तो साथियों आंसर है ए है जुलाई अगस्त, बी है सितंबर अक्टूबर, सी है नवंबर दिसंबर, डी है मार्च अप्रैल। तो साथियों इसका सही आंसर है बी सितंबर अक्टूबर। अब साथियों इसके बारे में देखते हैं। सलाद की कुछ किस्मों की पौध तैयार की जाती है और जब 5 से 6 सप्ताह के हो जाते हैं
तो उन्हें खेत में रोप दिया जाता है। पौधशाला में बीज बोने का समय सितंबर अक्टूबर है। रोपाई के लिए 45x25 से 35 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। खेत में सीधे बुआई के लिए अगस्त सितंबर उपयुक्त समय है, जिसमें पंक्तियाँ और पौधों के बीच की दूरी 45x30 सेंटीमीटर रखते हैं। तो ठीक है साथियों, ये रहा आज के 20 क्वेश्चन। इसी तरीके से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे। तब तक आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।